हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। तो कक्षा 12 राजनीति विज्ञान की जो दूसरी पुस्तक है स्वतंत्र भारत में राजनीति, उसका चैप्टर नंबर 4 यानी भारत के विदेश संबंध, इसका एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूं और वह है भारत पाक संबंध तथा युद्ध। यानी भारत पाकिस्तान के साथ क्या संबंध रहे हैं और कौन कौन से महत्वपूर्ण युद्ध हुए हैं, इसकी चर्चा हम करेंगे। भारत पाकिस्तान संबंध का एक बहुत डायनामिक और बहुत एक तरह से कह सकते हैं कि विस्तृत स्वरूप है, लेकिन हम उसको डिटेल नहीं बल्कि संक्षिप्त जो आपके सिलेबस के लिए जरूरी है उसकी बात करेंगे। पर उससे पहले आप ये भी ध्यान रखेंगे कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप घर बैठे कक्षा 7 से 12 तक की सारी शिक्षा सभी विषयों की निःशुल्क पा सकते हैं। यहाँ 1 या 2 चैप्टर पढ़ने के बाद आपको कोई पेड सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, कहीं से कक्षा 12 राजनीति विज्ञान पढ़ते हो, आप फ्री में सारे के सारे सब्जेक्ट, केवल राजनीति विज्ञान ही नहीं, सारे के सारे सब्जेक्ट विषयों की पढ़ाई कर सकते हैं। तो आइए इसी इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक और बात करते हैं थोड़ा सा भारत पाक संबंध। तो जैसा मैंने शुरू में आपसे बताया कि भारत पाकिस्तान का जो संबंध है उस पर एक बहुत विस्तृत लेक्चर या बहुत विस्तृत बातचीत हो सकती है। हम 2-3 मुद्दों पर स्टिक रहेंगे। एक तो भारत पाकिस्तान के बीच में संबंध किस प्रकार का है, थोड़ा सा वो बात कर लेंगे। दूसरा, जो 2 महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा गया उस पर बात कर लेंगे और उसके कारणों पर चर्चा कर लेंगे। साथ में 2 समझौतों की बात करेंगे और वर्तमान परिस्थिति की थोड़ी बात कर लेंगे। बाकी जो इंटरनेशनल फोरम्स और तरह तरह की और बातें हैं और तरह तरह की और समस्याएं हैं उस पर बहुत डिटेल में हम बात नहीं करेंगे। अब देखिए, जो भारत पाकिस्तान संबंध रहा है यह हमेशा परस्पर संदेह की राजनीति रहा है। ध्यान रखिए, पिछले 5 दशकों में दक्षिण एशिया के 2 बड़े राष्ट्र, साउथ एशिया है ये, भारत और पाकिस्तान के बीच परस्पर संदेह की राजनीति का ज्वलंत उदाहरण प्रस्तुत करता है ये जो इतिहास है। अब परस्पर संदेह की राजनीति का मतलब क्या है? जब 2 देश एक दूसरे की किसी भी नीति, किसी भी वायदे और किसी भी एक तरह से कह सकते हैं कि एग्रीमेंट पर विश्वास न कर पाए, संदेह की दृष्टि से देखें। और इसका कारण है, भारत संदेह करता है पाकिस्तान, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसका कारण है कश्मीर मुद्दे पर यथास्थिति बनाए रखने की बात। पहले कश्मीर ने हरि सिंह की मान ली पाकिस्तान ने, बाद में घुसने लगा। यूएन रिजोल्यूशन हुआ, यूएन ने जब बोला कि भाई सेना हटाइएगा तो पहले लगा मानेगा, बाद में नहीं माना। बोला कि पहले आतंकवादी भेज देता है, बोलता है हमारा इसमें हाथ नहीं है। तो शरणार्थियों को लेकर एग्रीमेंट हुआ, उसको ठीक से लागू नहीं किया। तो ऐसे बहुत से उदाहरण पाकिस्तान की तरफ से हैं जो परस्पर संदेह को पैदा करते हैं और दोनों देश एक दूसरे पर परस्पर संदेह करते रहते हैं और परस्पर संदेह की राजनीति दिखाई पड़ती है। तो ये तो भारत पाकिस्तान के जो संबंध है उसका जो आप कह सकते हैं कि जो आधार है जिसको आप कहते हैं वो है परस्पर संदेह, है ना। तो अब परस्पर संदेह के आधार पर आप कोई भी इमारत बनी हो गिरती ही नजर आएगी। तो जो नींव है वो परस्पर संदेह की है। एक चीज आप ये ध्यान रखिएगा, संदेह की आवश्यकता से अधिक मात्रा 2 राष्ट्रों के मध्य संबंध को कितनी निम्न स्तर तक पहुंचा सकती है, भारत पाकिस्तान संबंध उसका जीता ज्यादा उदाहरण है। बिल्कुल ठीक बात। यानी जब 2 देशों में आपस में संदेह हो जाए और 2 देश एक दूसरे पर बिल्कुल भी यकीन करने को तैयार नहीं हो, तो दोनों देशों के संबंध कितने बिगड़ सकते हैं यह आप बहुत आराम से भारत पाकिस्तान संबंधों को देखकर लगा सकते हैं। चाहे वो विभाजन के समय से स्थिति रही हो, वो शरणार्थियों का मामला रहा हो, वो 65 की जंग रही हो, वो 71 की जंग रही हो, वो 99 का कारगिल वॉर रहा हो, या हमेशा से प्रॉक्सी वॉर या इन्फिल्ट्रेशन वाली जो समस्याएं हैं, घुसपैठ वाली जो समस्याएं हैं, उसको आप देख सकते हैं। अच्छा, एक चीज और, बावजूद इसके कि सांस्कृतिक, भाषा के आधार पर, भौगोलिक स्थिति के आधार पर, इसके अलावा रंग के आधार पर, इसके अलावा बहुत सारे खान पान, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें बहुत भारी समानता है, उसके बावजूद केवल संदेह और केवल एक दूसरे पर विश्वास न होने के कारण आज पूरी दुनिया में अगर हॉस्टिलिटी की बात कहीं होती है, पड़ोसी दुश्मनी की कहीं बात होती है जिसके कारण दोनों देशों को खूब नुकसान उठाना पड़ा हो, तो वो क्या है? वो रहा है आपका भारत पाकिस्तान संबंध। ऐतिहासिक, जातीय, भाषाई और सांस्कृतिक दृष्टि से शायद ही कोई 2 राष्ट्र परस्पर इतनी साम्यता रखते हों, परंतु 1947 के घटनाक्रम के धुंधलके ने आज तक दोनों राष्ट्रों के नीति निर्देशकों को घेरे रखा है। तो जो 47 में विभाजन की समस्या बनी या जो 47 में जो तांडव हुआ, उसके बाद आज भी दोनों राष्ट्र उससे उबर नहीं पाए हैं। और अगर आप 1-2 समस्याएं देखें जो भारत और पाकिस्तान के बीच हमेशा जलते रहे हैं, जो खड़े रहे हैं, वो तो चर्चा मैं आगे करूंगा। उसमें सबसे पहला आतंकवाद, दूसरा कश्मीर इशू, ठीक है। ये 2 मामले जो हैं ये हमेशा से भारत पाकिस्तान के संबंधों को घेरे रखते हैं। तो इस पर हम बातचीत करेंगे।
अब अगर हम कारणों की बात करें थोड़ी कि क्या कारण आपको दिखाई पड़ते हैं इस तरह के महत्वपूर्ण आयामों के, तो प्रोफेसर बलजीत सिंह ने भारत पाक तनाव के दो मूलभूत कारण बताए हैं। पाकिस्तान पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के मुस्लिमों का एकमात्र प्रतिनिधि स्वयं को मानता है, यह सबसे बड़ी समस्या है। देखिए, जब कश्मीर का मामला उठा तब भी यही समस्या थी। पाकिस्तान ने बोला कि कश्मीर में तो मुसलमान रहते हैं और यह कैसे हो जाएगा कि मुसलमान प्रदेश भारत के साथ हो या वो आजाद भी रह ले। भाई, भारत में विलय की बात तो तब आई जब पाकिस्तान ने हमला किया, तो उसको ये लगता था कि अब मुसलमानों के इकलौते प्रतिनिधि हैं, पर उसका ये घमंड टूटा है, कई बार टूटा है। अब देखिए ना, इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा मुसलमान है और वहां हिंदू परंपरा बहुत अच्छे से चलती है। इसके अलावा पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, दो पाकिस्तान के हिस्से थे ना, और पूर्वी पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश है, खुद उसने पाकिस्तान के साथ रहने के लिए मना कर दिया, जबकि वो मुस्लिम बाहुल्य एरिया था। इसका मतलब उसके देश के मुसलमानों ने जब उसकी शागिर्दगी पसंद नहीं की, तो आप दुनिया भर के मुसलमानों की शागिर्दगी कैसे कर लेंगे और कैसे उसको अपना प्रतिनिधि मान लेंगे? दुनिया के और मुस्लिम बाहुल्य कंट्रीज हैं जो आपसे रिच हैं, जो आपसे ज्यादा उन्नत हैं, और जो इन तरह की फालतू की चीजों में जो आप कर रहे हैं न फंस के अपने विकास को कर रहे हैं। तो ये जो माइंड सेट है पाकिस्तान का कि मुसलमानों के प्रतिनिधि हैं, ये उसको और पीछे खींचता है। यही अवधारणा पाकिस्तान द्वारा किए गए प्रचार का स्रोत है कि भारत की धर्मनिरपेक्षता यथार्थ में सैद्धांतिक है। तो बार बार, अब वो मुसलमानों का रहनुमा खुद को मानता है, तो बार बार यही राग उगलता है कि भारत में तो अल्पसंख्यकों के साथ, मुसलमानों के साथ बहुत भेदभाव है, बहुत उनको मतलब भारत के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा चलाता रहता है और कहता है कि भारत जो ये दिखाता है कि वो धर्मनिरपेक्ष है, वो केवल दिखावा है, असलियत में ऐसा कुछ नहीं है। मूलतः भारत एक हिंदू राष्ट्र, कहता है भारत एक हिंदू राष्ट्र है, जबकि उसने खुद को इस्लामिक राष्ट्र घोषित किया है और भारत ने अपने आप को पंथ निरपेक्ष घोषित किया है। परिणामतः दोनों राष्ट्रों के मध्य सामान्य सी समस्याओं को सांप्रदायिक रूप दे दिया गया और कश्मीर समस्या का परीक्षण इसी संदर्भ में किया जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात। इसलिए जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स थी दोनों देशों में, उसको हमेशा से कम्युनल बनाया जाता है, उसको धर्म के आधार पर बांटा जाता है और इसलिए समस्या बढ़ती जाती है। और कश्मीर समस्या को जब आप देखेंगे तो आपको यही दिखाई पड़ेगा। आज भी कश्मीर के इशू को लेकर पाकिस्तान बार बार यही कहता है कि वहां तो मुसलमान है और भारत में मुसलमानों को दबाया जाता है, वहां लोगों को मारा जा रहा है, फलाना फलाना, ऐसा ऐसा। तो ये एक कारण बना हुआ है भारत पाकिस्तान के तनाव के बीच में। तो इसमें आप इस तनाव को अगर एक पॉइंट में कहना चाहें तो सांप्रदायिक, मतलब एक तरह से कह सकते हैं सांप्रदायिक और जो कश्मीर की समस्या है पूरी, यानी सांप्रदायिक दुष्प्रचार करना भारत के खिलाफ और कश्मीर के मामले को लेकर एक ये तनाव भारत पाकिस्तान के तनाव का कारण बना हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत के प्रति पाकिस्तान का नजरिया हमेशा अल्पसंख्यकों की मना स्थिति से प्रभावित रहा है। यह मना स्थिति विभाजन के पूर्व के दिनों में कांग्रेस मुस्लिम लीग की प्रतिद्वंदिता का परिणाम है। विभाजन के बाद इस मना स्थिति ने भारत की समकक्षता प्राप्त करने के लिए पाकिस्तान को प्रेरित किया। तो हमेशा से जो अल्पसंख्यक वाली बात रही है पाकिस्तानियों के नीति निर्देशकों में, नेताओं में, तो आजादी के पहले मुस्लिम लीग और कांग्रेस में टकराहट दिखती थी इसी अल्पसंख्यक वाले मामले को लेके, और आजादी के बाद फिर एक दो देश आपस में टकराने लगे इसी बात को लेके। तो ये हमेशा दोनों में तनाव की स्थिति पैदा करता है। कश्मीर का प्रकरण भारत पाक संबंधों में सबसे बड़ा अवरोधक रहा है, मैंने आपको पहले ही बताया। और अगर इस कश्मीर के प्रकरण की बात करें तो जब मैं राष्ट्र निर्माण की चुनौती वाला चैप्टर आपको पढ़ा रहा था तो मैंने आपको इसकी डिटेल जानकारी दी थी और हमने कुछ चीजें की थी। क्या चीजें की थी, जैसे अगर उसको रिवाइज करना चाहें तो ध्यान से सुनिएगा कि जब भारत आजाद हुआ तो भारत में कुल 565 रियासतें थी। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास हुआ और यह कहा गया कि भैया देखिए, भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देश होंगे और धर्म के आधार पर विभाजित हुआ। इन राजवाड़ों को यह बोला गया, जहां राजाओं का शासन था, कि आप चाहें तो भारत में मिल जाए, चाहें तो पाकिस्तान में मिल जाए, चाहें तो आप स्वतंत्र भी रह सकते हैं, ऐसा कहा गया। अब उसमें से बहुत सारे लोगों ने लगभग भारत में मिलना पसंद कर लिया, कुछ उधर के लोग पाकिस्तान में भी गए। हैदराबाद का निजाम, जूनागढ़ का ये जबरदस्ती नहीं मिलना चाह रहे थे तो उनको मिलाया गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इलाज किया उनका। अब जब कश्मीर की बात आई तो महाराजा हरि सिंह जो एक हिंदू राजा थे पर वहां पे कम्युनिटी ज्यादा मुसलमान थी, इन्होंने कहा कि भाई हम स्वतंत्र रहेंगे। तो भारत ने भी मांग लिया, पाकिस्तान ने भी उस समय हाँ भर दिया, कुछ कहा नहीं, उसको लगा कि यार ये तो हमारे में मिल ही जाएंगे। बाद में पाकिस्तान ने इन पर दबाव बनाना शुरू किया कि आप मिल जाइए। इन्होंने जब मना किया तो पाकिस्तान ने उधर जाने वाले खाद्य पदार्थ, रसद, इन सब चीजों को आपूर्ति बंद करनी शुरू कर दी जो पाकिस्तान से कश्मीर में जाता था। फिर भी नहीं माने तो वहां कबायली आदिवासियों को सैनिक सहायता के साथ अंदर घुसा दिया कि जाओ अत्याचार करो, जाओ उनके ऊपर आक्रमण करो। अब वो कबायली जो है पाकिस्तानी सेना के साथ साथ श्रीनगर तक पहुंच गए। जब श्रीनगर तक पहुंच गए तो हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी।
तो भारत ने उस समय थोड़ा कूटनीतिक चाल चली और बोला कि देखिए हम आपकी मदद तभी करेंगे जब आप भारत में अपना विलय कर दीजिए। हाँ ठीक है, आप नहीं करना चाहते, आपको कुछ स्पेशल प्रिविलेज हम दे देते हैं। तो कुछ स्पेशल शर्तों के साथ भारत में कश्मीर का विलय कराया गया। जैसे धारा 370 में वो चीजें थी कि उसका कश्मीर का अपना एक संविधान होगा, कश्मीर का अपना झंडा भी था, कश्मीर में कोई बाहरी नहीं बसेंगे, मतलब एक देश के अंदर एक अलग देश ऐसी भूमिका, लेकिन बाकी चीजों पर भारत का कंट्रोल। अब जब भारत पर विलय में जिसको भारत से में विलय का हस्ताक्षर जब कर दिया हरि सिंह ने, तो भारत ने सेना भेजी, उनको खदेड़ना प्रारंभ किया। और इसी बीच संयुक्त राष्ट्र संघ में भी मामला भारत की तरफ से गया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस पर एक कमेटी बनाई और उस कमेटी में यह कहा कि सबसे पहले तो पाकिस्तान अपनी सेना को वापस लेकर यहां से जाए, और भारत ने भी कह दिया कि अगर शांतिपूर्ण माहौल बन जाएगा तो हम यहाँ के लोगों से जनमत संग्रह कराकर पूछ लेंगे वो कहां रहेंगे। पाकिस्तान सेना ले जाने को पहले तो मानता ही नहीं था कि हमारी सेना है, बाद में माना और सेना ले जाने के लिए तैयार हो गया, तैयार ही नहीं हुआ और बोला कि नहीं हम सेना वापस नहीं करेंगे। और भारत पर बार बार आरोप लगाता रहा कि भारत जनमत संग्रह नहीं करवा रहा है, भारत छोड़ नहीं रहा है कश्मीरियों के कश्मीर को। तो भारत ने बोला कि भैया जब आप यूएन कमीशन ऑन कश्मीर को आपने जब इंडिया पाकिस्तान की जब आपने बात ही नहीं मानी, सेना है पहली शर्त थी सेना हटाना, जब वही नहीं हटाया तो दूसरा शर्त की बात कहां से आएगी। दूसरा उन्होंने बोला कि भारत कश्मीर के लोगों ने खुद अपना संविधान तैयार किया है और उसमें स्पष्ट लिखा है कि कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग है, और यह भी लिखा है कि इसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होगा। फिर बोला कि हम आज तक बहुत सारे चुनाव में लोकतांत्रिक अधिकार देके चुनाव करवाते रहे और वहां के लोग स्वयं अपनी सरकार चुनते रहे। तो इतने मौकों पर जब वहां के लोगों ने रेफरेंडम दे दिया तो अब तुम क्या बकबक करते हो, और ये तो हमारा आंतरिक मामला है, हम तो इसमें वो साइन हो चुका है, वो शामिल हो चुके हैं, तुम घुसे हो बाहर से, तुम भागो। लेकिन वो मानता नहीं है, राग अलापता रहता है, और यही हमारे बीच में एक अवरोध का कारण बना हुआ है। 370 हटने के बाद और छाती पीट के रोने लगा बेचारा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अक्टूबर 1947 में आदिवासियों के छद्म आक्रमण के परिप्रेक्ष्य में कश्मीर के राजा हरि सिंह ने कश्मीर में भारत के विलय की घोषणा कर दी। भारत ने विलय को स्वीकार करते हुए तुरंत हरि सिंह को सैन्य सहायता प्रेषित की। भारत की ओर से वायदा किया गया कि जैसे ही कश्मीर आक्रमणकारियों से मुक्त हो जाएगा और वहां विधि और व्यवस्था स्थापित हो जाएगी, कश्मीर में भारत के विलय पर वहां के लोगों से जनमत संग्रह करा लिया जाएगा। भारत द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि इसका आशय अंतरराष्ट्रीय निरीक्षण में जनमत संग्रह है। तो भारत ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय देख रेख में हम एक जनमत संग्रह करा लेंगे। भारत ने पाकिस्तान से कश्मीर में शांति बनाए रखने का आग्रह किया, परंतु पाकिस्तान बराबर युद्धकारी भूमिका निभाते रहता है और पाकिस्तान यहां पर प्रॉक्सी वॉर करता रहता है, मतलब स्वयं नहीं लड़ेगा, कुछ लोगों को भेजेगा। ऐसी स्थिति में भारत ने प्रकरण को सुरक्षा परिषद को संदर्भित करने का निर्णय लिया। तो भारत ने क्या किया कि सुरक्षा परिषद में यानी कि यूनाइटेड नेशंस में इस बात को ले गया और फिर वहां पर उन्होंने बोला कि आप हटाइए सेना को, पर वो हटाया नहीं और आज तक वो मुद्दा बना हुआ है। अब वहां क्या हुआ सोवियत संघ में कि वहां सोवियत संघ का वीटो था, संयुक्त राष्ट्र में भारत से कश्मीर प्राप्त करने में पाकिस्तान असफल हो गया, और जब असफल हो गया तो उसने ऑपरेशन जिब्राल्टर करना शुरू किया। वो मामला वहीं रुक गया और 1965 का समय आया, उससे पहले के समय में ऑपरेशन जिब्राल्टर में उन्होंने जानबूझकर कुछ घुसपैठियों को, कुछ छद्म आतंकवादियों को देश में घुसाना शुरू किया, यहाँ अशांति का माहौल बनाना शुरू किया। इस दुस्साहस से उसने अमेरिका और चीन से प्रेरणा मिली। सन 1965-66 की अवधि में अमेरिका से पाकिस्तान को भारी मात्रा में हथियार मिले, और जब भारी मात्रा में हथियार मिले तो उसको लगता था अब तो मेरे पास बहुत कुछ आ गया है, डॉलर की सहायता है, पीछे अमेरिका खड़ा है, अब वो लड़ने को एकदम आतुर रहता था हमेशा भारत के खिलाफ। पाकिस्तान के आक्रामक तेवरों की शुरुआत कच्छ क्षेत्र से हुई। गुजरात का जो कच्छ एरिया है उधर से पहले उसने कुछ चौकियों पर हमला करना शुरू किया, कुछ को कब्जा करना शुरू किया। पाकिस्तान ने भारत की सीमा में विद्यमान कच्छ क्षेत्र को हस्तगत करने के लिए 1965 में बहुत बड़ा आक्रमण भी किया। कच्छ के घटनाक्रम के 3 माह के बाद 1965 में बड़े पैमाने में कश्मीर में पाकिस्तान की घुसपैठ शुरू हो गई। तो अब इस पाकिस्तान का शुरू से आदत रहा है, वो क्या करता है, एक मोर्चे पर लड़ाई लड़ता है और दूसरे में घुसपैठ कराता है। सारा ध्यान जब सेना का और सरकार का इधर की तरफ आ जाता है तो दूसरे में आतंकवादियों को घुसाता है। भारत अपनी आपत्ति करने पर पाकिस्तान ने साफ कह दिया कि घुसपैठियों से उसका कोई संबंध नहीं है। ये सही है। अरे जब कारगिल वॉर में उसके सैनिक मारे गए और उसने लाश नहीं लिया, बोला कि हमारे नहीं है, तो कुछ भी कर सकता है। तो एक तरफ से वो क्या करता है, लड़ाई लड़ता है, दूसरी तरफ से घुसपैठ कराता है, कहता है हमने नहीं कराया। 1 सितंबर 1965 को अंतर्राष्ट्रीय सीमा का उल्लंघन करते हुए पाकिस्तान ने कश्मीर के छम्ब क्षेत्र इसमें आक्रमण कर दिया। 6 सितंबर 1965 को भारत ने कश्मीर पर पाकिस्तान के दबाव को कम करने के लिए पंजाब की सीमा पर आक्रमण किया। तो भारत ने क्या किया, जब वो कश्मीर के छम्ब क्षेत्र में घुस गए तो भारत ने भी पंजाब वाले एरिया में आक्रमण करना शुरू किया।
इसका उद्देश्य भारत पाक की पंजाब सीमा पर होने वाली संभावित आक्रमण को रोकना था और 23 सितंबर तक युद्ध चलता रहा और बहुत अंदर तक भारत घुसा और भारत ने काफी जमीन को भी कब्जा लिया। और उसके बाद कुछ बातचीत करने का भी प्रयास किया गया, लेकिन वो निष्कर्ष विहीन रहा, क्योंकि सुरक्षा परिषद द्वारा पारित एक प्रस्ताव के तहत दोनों देशों ने युद्ध विराम स्वीकार कर लिया और 25 फरवरी 1966 तक 5 अगस्त के पहले की स्थिति बनाए रखने पर सहमत हो गए कि ठीक है, 5 अगस्त के पहले जहां जहां हमारी सेनाएं थी हम वहां लेकर अपनी सेनाएं चले जाएंगे। अब ये युद्ध समाप्त हुआ। तो 1965 के युद्ध में हम एक तरह से विजयी रहे और बाद में फिर हम सीज फायर करके हमने युद्ध को रोका और रोकने के बाद जनवरी के महीने में ताशकंद समझौता हुआ। तो टेंशन का माहौल पूरा बना हुआ था और इस टेंशन को खत्म करने के लिए फिर क्या हुआ, सोवियत संघ में जो प्रधानमंत्री का काम, राष्ट्रपति का काम देख रहे थे रूस में, उन्होंने भारत को बुलाया कि आइए, पाकिस्तान को बुलाया कि हम आपके बीच में समझौता करा देते हैं। दोनों राष्ट्र ने 22 सितंबर 1965 की मध्य रात्रि से युद्ध विराम लागू किया, लेकिन तनावपूर्ण स्थिति बनी थी और सोवियत रूस के तत्कालीन प्रधानमंत्री एलेक्जेई कोसिजिन ने दोनों राष्ट्रों को रूस के ताशकंद नामक शहर में आमंत्रित किया। तो ताशकंद शहर जो रूस का था, वहां पर बुलाया कि आइए मिलकर बात करते हैं, उसको मीडिएशन बनकर सही करते हैं। 1 जनवरी 1966 में संपन्न इस वार्ता में भारत की ओर से प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान की ओर से राष्ट्रपति अयूब खान ने भाग लिया। तो लाल बहादुर शास्त्री के जीवन का ये एक बहुत बड़ा अंग माना जाता है, जो पूरा 65 की जंग रही। और दूसरा ये कि जो ताशकंद समझौता रहा, उसके बाद दुर्भाग्य रहा कि वापस नहीं आ सके और वहां उनकी मृत्यु भी हो गई। तो ताशकंद घोषणा पत्र में जो 9 प्रमुख प्रावधान किए गए, दोनों राष्ट्र अच्छे पड़ोसी का संबंध विकसित करने का प्रयास करेंगे। 25 फरवरी 1966 तक दोनों राष्ट्र अपनी सेनाओं को वापस बुला लेंगे और युद्ध विराम का सम्मान करेंगे, सीज फायर जिसको कहते हैं। दोनों राष्ट्र एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और एक दूसरे के मध्य प्रचार से दोनों देश विरत रहेंगे। ठीक है, तो ये ताशकंद समझौता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस युद्ध के बाद ताशकंद समझौता हुआ, तो भारत पाक युद्ध के बाद। कौन से सन में? 1965 के सन में, मतलब युद्ध हुआ था 66 में ताशकंद समझौता। और क्या प्रावधान था? दोनों देश के उच्चायुक्त पुनः अपने पद को धारण करेंगे। जो दूतावास होता है ना एक दूसरे देशों में, तो हाई कमीशन भी कई जगह बोलते हैं, तो उसमें जो रहता है उसका हाई कमिश्नर बोलते हैं। तो युद्ध के दौरान दोनों अपने देश में चले जाते हैं। फिर बोला गया कि पाकिस्तान में इंडिया वाला चला जाए और इंडिया में पाकिस्तान वाला चला जाए। दोनों राष्ट्र के मध्य सामान्य कूटनीतिक संबंध स्थापित होगी। दोनों राष्ट्र आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध पुनः विकसित करेंगे। दोनों देश युद्ध बंदियों की अदला बदली करेंगे। दोनों राष्ट्र शरणार्थियों की समस्या हेतु बातचीत करेंगे। परस्पर हित से जुड़े मुद्दे पर दोनों देश वार्ता करेंगे। सन 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो मुस्लिम लीग ने यह मांग रखी कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र वाले बंगाल को पूर्वी पाकिस्तान में रखा जाए। ठीक है, अब ये देखिए, ये 1965 की जंग और ताशकंद समझौता वाला मामला था। अब हम आते हैं 1971 वाले मामले में। 1971 का मामला किस तरह आगे बढ़ा। ठीक है, ठीक है, तो 1971 वाले मामले में हम आते हैं और देखते हैं थोड़ा सा कि इसमें क्या महत्वपूर्ण बात रही। तो इस प्रकार पूर्वी पाकिस्तान की नई इकाई का जन्म हुआ जो पाकिस्तान का भाग थी। अब यहां से आप 1965 के साथ 1971 भी जोड़ लेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और दिसंबर 1970 में पाकिस्तान में आम चुनाव हुए। तो मैंने आपको शुरू में बताया कि जब विभाजन हुआ तो एक हिस्सा पश्चिमी पाकिस्तान हो गया, एक हिस्सा पूर्वी पाकिस्तान हो गया। पंजाब का विभाजन होकर इधर पूर्वी पाकिस्तान बना था, पश्चिमी पाकिस्तान बना था और पाकिस्तान में कई राज्य बने, जैसे खैबर पख्तूनवा, सिंध, इसके अलावा पंजाब, बलूचिस्तान, इस तरह के प्रोविंसेस बने थे। और बंगाल में इधर जो पूर्वी हिस्सा था, पश्चिमी बंगाल तो हमारे यहाँ आज भी, और पूर्वी हिस्सा पूर्वी पाकिस्तान था। जब 1970 में चुनाव हुआ तो वहां शेख मुजीबुर रहमान जीत गए। पूर्वी पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान की आवामी लीग, ठीक है, इसको बहुमत प्राप्त हुआ, जबकि पश्चिमी पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो के नेतृत्व वाली पाकिस्तान पीपुल पार्टी जीती। तो ये इंपॉर्टेंट था। आप देखिए, जो मेन पाकिस्तान आज देखते हैं वहां जुल्फिकार अली भुट्टो, उनकी पाकिस्तान पीपुल पार्टी थी, जिनकी पुत्री थी बेनजीर भुट्टो। ठीक है, और आज भी उनके एक पुत्र हैं बिलावल भुट्टो, वो वहां पे हैं। तो अब जुल्फिकार अली भुट्टो को ये तय नहीं था, ये मतलब मंजूर नहीं था कि पूर्वी पाकिस्तान में मुजीबुर रहमान राज करें। इसे देखते हुए भुट्टो ने एक नए लोकतांत्रिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यह तर्क दिया कि पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान एक ही देश के दो भाग हैं, अतः पाकिस्तान पीपुल पार्टी को पूरे देश के लिए सरकार बनाने का अधिकार है। तो इन्होंने कहा कि नहीं देखिए, वहां मुजीबुर रहमान जीते हैं, ये सही नहीं है, पूरे देश में एक ही देश है तो एक ही दल का सरकार रहेगा और पाकिस्तान पीपुल पार्टी ही सरकार बनाएगी। ये उन्होंने स्पष्ट रूप से इसकी घोषणा कर दी। अच्छा,
पूर्वी पाकिस्तान में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया और शेख मुजीब को गिरफ्तार कर लिया गया। शेख मुजीबुर रहमान है, तो अब वहां पर लोकप्रिय नेता थे शेख मुजीबुर रहमान, इनको गिरफ्तार कर लिया गया। जब गिरफ्तार कर लिया गया तो पूरा तहलका मचने लगा वहां पर। अच्छा, पहले से ही मामला बड़ा समस्या वाला था, पहले से ही उस एरिया को उपेक्षित किया जा रहा था, वहां के लोग संतुष्ट नहीं थे पाकिस्तान के साथ जाकर। इससे पूर्वी पाकिस्तान में अराजकता फैल गई, हिंसा फैल गई। प्रारंभिक रूप से भारत ने इसे पाकिस्तान का आंतरिक मामला समझकर तटस्थ रहने का निर्णय किया। अच्छा, इस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, तो पहले ये हुआ कि उनका इंटरनल मैटर, हम इसमें ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन बाद में फिर ये महसूस होने लगा कि कालांतर में पाकिस्तान की सेना द्वारा पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर किए गए निर्मम अत्याचार ने मानवीय आधार पर, यानी जिसको ह्यूमन एंगल बोलते हैं, भारत ने कहा कि हम चुप नहीं रहेंगे, क्योंकि मार्शल लॉ लागू होने के बाद बहुत जिसको कहते हैं कि निर्ममता से वहां के लोगों को कुचलने का प्रयास किया जाने लगा, उन पर हावी होने का प्रयास किया जाने लगा, और ये भारत के लिए स्वीकार नहीं था। फिर हमने इस मामले को मानवीय आधार पर उठाना शुरू किया। अब धीरे धीरे देखिए पाकिस्तान और पाकिस्तानी सेना ने भी इसको भारत पाकिस्तान का मामला बनाना शुरू किया कि भारत ही इसको हवा दे रहा है, भारत यहाँ के लोगों को मदद कर रहा है, भारत यहाँ हमारे बीच में खलल डालने की कोशिश कर रहा है। तो मार्च दिसंबर 1971 के बीच भारत को एक विचित्र स्थिति का सामना करना पड़ा, जब 1 करोड़ से ज्यादा यातना पीड़ित शरणार्थी भारत में आकर बसने लगे। ये भी एक कंडीशन आई, तो बहुत सारे लोग वहां से दुखी होकर, परेशान होकर भारत में आकर बसने लगे, भारत में आकर छुपने लगे। अब इतने बड़े शरणार्थियों का हम क्या करते, उनको कैसे मैनेज करते। इन्होंने वापस पाकिस्तान जाने से इंकार कर दिया। भारत सरकार द्वारा इस संदर्भ में सभी प्रयास असफल रहे। भारत ने पूर्वी पाकिस्तान की समस्या के शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रयास किया। दूसरी ओर पाकिस्तान द्वारा सारा दोष भारत पर मरने लगा, वही पाकिस्तान का लाभ, ये सब भारत करवा रहा है, यहाँ पर भारत चाल चल रहा है और भारत हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है। पाकिस्तान द्वारा अपनाए गए इस दृष्टिकोण से यह सहज आभास हुआ कि पूर्वी पाकिस्तान की समस्या को भारत पाक समस्या का बदलने का इच्छुक है। तो अब पाकिस्तान ने लगभग ये कहना शुरू कर दिया कि ये भारत पाक की समस्या है, ये हमारा आंतरिक बल की मामला नहीं है, भारत पाकिस्तान मुद्दा बन गया है, भारत इसमें जबरदस्ती घुस रहा है और हमें परेशान करने का प्रयास कर रहा है। तो भारत के पास 2-3 चुनौतियां थी, उस चुनौती को देख रहा था, पहले तो शरणार्थी वाला, और दूसरा ये कि वहां पर लोकतंत्र भी खतरे में हो रहा है। सन 1971 में भारत को आभास हुआ कि समस्या के समाधान के लिए उसे अब हस्तक्षेप करना जरूरी है, और अब फिर भारत ने क्या किया, खुलकर खेलना शुरू किया। तो बांग्लादेश में खुद को आजाद करने के लिए एक मुक्ति वाहिनी संगठन चलता था, अलगाववाद जैसा। भारत ने उसको खूब समर्थन करना शुरू कर दिया, उसको हथियार देने के लिए सेना का समर्थन हो गया, और भारत स्वयं उस मुक्ति वाहिनी के साथ सेना लेकर उतर गया और वहां की पाकिस्तानी सेना से वहां से लोहा लेना शुरू किया। वो पाकिस्तानी सेना को जल्दी हराने में सफल भी हो गए हम। कुछ ही समय के बाद पूर्वी पाकिस्तान की समस्या भारत पाक युद्ध में बदल गई। भारतीय सेना ने मुक्ति वाहिनी के साथ मिलकर पाकिस्तानी सेना से मोर्चा ले लिया। लगभग 2 सप्ताह तक चले इस युद्ध में पाकिस्तानी सेना के सेनापति जनरल नियाजी ने भारत के सेना के पूर्वी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के समक्ष बिना किसी शर्त का सरेंडर कर दिया। तो जब भारत ने बुरी तरह मारना शुरू किया तो लगभग 90,000 सैनिकों ने भारत के सामने सरेंडर किया, भारत के सामने एक तरह से हथियार डाल दिए, और फिर भारत ने क्या कर दिया, 2 टुकड़े कर दिए पाकिस्तान के, बांग्लादेश को वहां पर क्या कर दिया, फ्री कर दिया। बांग्लादेश को एक तरह से नया राज्य बना, एक नया देश घोषित कर दिया। तो एक तरह से बांग्लादेश का जन्म हुआ। तो जो वो इलाका पूर्वी पाकिस्तान के रूप में जाना जाता था, वो एक नए देश बांग्लादेश के नाम से जाने लगा। और ये भारत की एक बहुत बड़ी जीत थी, क्योंकि आप देखिए एक तरफ पाकिस्तान है तो हमारी क्या दुर्दशा हो रही है, इधर भी रहता तो कितना परेशान करता, तो इधर से तो एक खत्म ही कर दी, एक टांग ही काट दी। तो बांग्लादेश का जन्म वहां से हुआ। अंततः 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश का अभ्युदय हुआ। भारत बांग्लादेश को मान्यता देने वाला पहला राज्य बना, पहला देश बना। तो भारत वो पहला कंट्री था, ये 71 वाली ध्यान रखिएगा, 1971 की बात है ये। भारत वो पहला देश बना जिसने बांग्लादेश को एक देश के रूप में मान्यता दी कि हाँ ये एक देश है। 8 जनवरी 1972 को पाकिस्तान की सरकार ने शेख मुजीबुर रहमान को, जो जेल में बंद थे, उनको रिहा कर दिया, जो 25 मार्च 1971 से जेल में थे। फरवरी 1972 में शेख मुजीब भारत के दौरे के समय भारत आए। अच्छा, वहां भी भारत की सेना बनी हुई थी और भारत ने स्पष्ट कर दिया कि हमारा वहां पर कोई कब्जा करने का इरादा नहीं है, हम 25 मार्च 1972 तक अपनी सारी सेना बुला लेंगे। और भारत ने 12 मार्च 1972 यानी 12 दिन पहले ही अपनी सारी सेना बांग्लादेश से वापस बुला ली और उस देश को बिल्कुल स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर घोषित कर दिया। ठीक, अब जिस तरह 65 की जंग के बाद ताशकंद समझौता हुआ था, उसी तरह अब शिमला एग्रीमेंट या शिमला समझौता 1971 की जंग के बाद हुआ।
तो बांग्लादेश संकट ने स्पष्ट कर दिया कि 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मुस्लिम एकता का नारा एक चुकी शक्ति स्पेंट फोर्स हो चला है। अब मुस्लिम एकता वाली कोई बात नहीं रहती क्योंकि देश बट रहे थे। इस पुनर्विचार का परिणाम शिमला सम्मेलन के रूप में निकला। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच एक विस्तृत वार्ता हुई, इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो में। सम्मेलन में युद्धबंदियों की अदला बदली की बात की गई, पाकिस्तान बांग्लादेश को मान्यता प्रदान करे इसकी बात हुई, भारत और पाकिस्तान के बीच कूटनीतिक संबंध सामान्य हो इसकी बात हुई। तो उन्होंने जो सरेंडर किए हुए फौजी थे हमने छोड़े भी और उनसे भी कहा कि आप बांग्लादेश को मान्यता दीजिए, आप इस तरह की बकवासबाजी और इस तरह की नौटंकी फिर नहीं करेंगे और हमारे संबंध फिर समान होने चाहिए। ये हमने शिमला समझौता में किया। तो जुलाई 1972 में शिमला समझौते पर दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षर किए गए और इससे द्विपक्षीयता का सिद्धांत भी आया। हमने अब बायलेटरल वाला मामला का, हमने कहा हर मुद्दे को आप दुनिया में नहीं ले जाना है, ये हमारा आपसी मुद्दा और आप आपस में समझाएंगे। इस प्रकार समझौते के तहत कश्मीर प्रकरण को किसी क्षेत्रीय या अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नहीं उठाया जा सकता, यह भी उस समझौते में डाला गया कि कश्मीर मामला भी हमारा अपना मामला है। आज से आप किसी भी रीजनल सेंटर या अंतर्राष्ट्रीय सेंटर पर कश्मीर का मामला नहीं उठाएंगे। जब भी पाकिस्तान किसी यूएन में या कहीं जाकर कश्मीर की बात बोलता है तो वो शिमला एग्रीमेंट का एक तरह से एक उल्लंघन करता है और इसीलिए संदेह की राजनीति बनी हुई है। इसीलिए दोनों देशों के एक पर भरोसा नहीं है। परंतु पाकिस्तान आए दिन कश्मीर मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र और गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के सामने उठाता रहता है। तो ये जो है कारण है कि दोनों देशों के बीच में एक संदेह की राजनीति बनी हुई है। अब मेरे हिसाब से आपको भारत पाकिस्तान संबंधों की जो समस्या है वो समझ में आ गई होगी। अगर आप वर्तमान में थोड़ा सा चाहिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग था, तो आप कह सकते हैं कि फिर उसके बाद आप कुछ चीजें ऐड करना चाहे तो उसमें इजीली फिर 1999 का कारगिल वॉर भी आप कह सकते हैं। 1999 कारगिल, ठीक है, कारगिल युद्ध। लेकिन कारगिल युद्ध को घोषित युद्ध नहीं कहा जाता क्योंकि यहां पर क्या हुआ था, पाकिस्तानी सेना ने अपनी सेना होने से ही इंकार कर दिया। वो बोला कि भाई हमारे ये अनैये को घुसपैठिए हैं। दूसरा आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि 1965 भारत पाक युद्ध और उसके बाद कौन सा समझौता, ताशकंद समझौता, ठीक, ये भूलिएगा नहीं, ठीक है। उसके अलावा 1971 भारत पाक युद्ध और उसके बाद शिमला समझौता। तो ये दो समझौते किस किस युद्ध के बाद हुए ये आपको ध्यान रखना है। 66 में हुआ, ये 1972 में हुआ, ठीक है। इस समय लाल बहादुर शास्त्री थे और इस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। हाँ, तो 1999 का कारगिल युद्ध कह सकते हैं। उसके बाद भारत पाकिस्तान के द्वारा लगातार घुसपैठ, फिर भारत में 26/11 का हमला हुआ जो बंबई पर, 26/11 बंबई हमला, जिसके बाद और संबंध खराब हुए, फिर लगातार ये चलते रहे और फिर भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक, पुलवामा अटैक हुआ, भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक किया और भारत बहुत तेजी से अब कहता है कि हम घुस के मारेंगे, यानी हम बिल्कुल भी अब बर्दाश्त करने की मूड में नहीं है। ये भारत की अब एग्रेसिव नीति चल रही है। तो आई होप कि भारत पाकिस्तान संघर्ष, युद्ध, ये चीजें आपको और कश्मीर इशूज का एक फ्रेमवर्क मिला होगा। इसको लगातार आप पढ़ते रहिए, समझते रहिए और नई नई चीजें जो इसमें ऐड करनी है हम जरूर उस पर चर्चा करेंगे। एक बात का और ध्यान रखिएगा कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके आप वेबसाइट, एप्लीकेशन या यूट्यूब मंच पर ये सारे के सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, हिंदी इंग्लिश मीडियम हो, कंपटीशन हो, IIT JEE नीट हो, आपको 100% पढ़ने की सुविधा यहाँ पर फ्री में मिलेगी। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बुक्स और ई बुक्स के भी लिंक दिए हुए हैं जिसको आप इजीली पढ़ सकते हैं और अपने परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। जो सोशल मीडिया अकाउंट्स मैग्नेट ब्रेन्स के हैं, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इनसे आप जरूर जुड़े रहिए। इससे सारे नई इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहेंगे और आप अपडेटेड रहेंगे। खूब ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि हम बहुत सारी वीडियोस आप तक लेकर आते रहें और आपकी पढ़ाई को आसान बनाते रहें। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।